नमस्कार। तो हम 10th क्लास का पहला चैप्टर रियल नंबर्स कर रहे थे। रियल नंबर्स पहुंचने के लिए हमको पहले नेचुरल नंबर्स पढ़ने पड़ते हैं, फिर होल नंबर्स, फिर इंटीजर्स, फिर रैशनल और इरेशनल्स, फिर दोनों का कॉम्बिनेशन जब हम लेते हैं तो हमारे पास में रियल नंबर्स आते हैं। हमने पिछली क्लासेस के अंदर नेचुरल नंबर्स देख लिए थे, कहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी आके अटकती है जहाँ पे नेचुरल नंबर को एक्सटेंड करके और होल नंबर्स लेके आते हैं वो देखा। फिर होल नंबर में भी कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो अटकती है, जो वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो हमने होल नंबर को एक्सटेंड किया था, इंटीजर्स पे आए थे। इंटीजर्स पे मल्टीप्लिकेशन दूसरा ऑपरेशन हमने चालू किया था, उसमें आके फिर कोई सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई तो हमने उसको एक्सटेंड किया, रैशनल नंबर्स पे लेके आए थे। अब रैशनल नंबर्स के डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस भी हमने देखे थे। डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस के अंदर दो तरह के डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हमेशा रैशनल नंबर्स होंगे और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के अंदर फिर दो तरह के रिप्रेजेंटेशन होते हैं, रैकरिंग या रिपीटिंग और नॉन रैकरिंग या नॉन रिपीटिंग। तो उसमें से जो रैकरिंग वाले होते हैं, जैसे 0.333333, दिस इज गोइंग अप टू इन्फिनिटी, लेकिन ये होता क्या है, ये 1/3 होता है। मीन्स जहाँ पे भी रैकरिंग दिए हुए होंगे वो रैकरिंग नंबर्स हमेशा रैशनल नंबर्स होंगे, चाहे उसमें एक डिजिट रिपीट हो या ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट हो, जैसे 23232323 या 234234234 तो चाहे एक डिजिट रिपीट हो या दो डिजिट या तीन डिजिट या पूरा ब्लॉक रिपीट हो रहा है, दीज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। ये 9th क्लास में आपने पढ़ा था। फिर उसके बाद में जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं वो नंबर्स इरेशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि उसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। और जो नंबर्स p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो रैशनल नहीं हो सकते, और जो रैशनल नहीं होते वो इरेशनल होते हैं। उसके अंदर नंबर्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, इस तरह के नंबर्स वो इरेशनल होते हैं। और पिछली बार हमने पिछले लेक्चर के अंदर ये देखा था कि √2 इज एन इरेशनल नंबर। उसको हमने प्रूव किया था कि ये इरेशनल नंबर है, और उसके लिए हमने मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन यूज की थी। अगर हमको प्रूव करना है कि √3 इज इरेशनल, तो पूरी सेम प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे। √5 के लिए भी इसी तरह से हम कर सकते हैं। तो हम √3 इज एन इरेशनल नंबर ये यहाँ पे प्रूव करेंगे। पूरी प्रोसेस √2 जैसी है। तो अगर हमको ये प्रूव करना है कि √3 इरेशनल है, तो हम सपोज कर लेंगे कि दिस इज नॉट एन इरेशनल नंबर, और अगर इरेशनल नहीं है तो ये रैशनल होगा। अगर रैशनल है तो इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे pq इंटीजर्स हैं। और एक चीज ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि HCF ऑफ p and q इज 1, मतलब इनके बीच में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो जैसे अगर p/q के अंदर, जैसे अगर मान लो 4/6 लिखा है, तो हम 4/6 नहीं लिखेंगे, उसको काट के 2 से 2/3 लिखेंगे, है ना। तो HCF शुड बी 1। तो यहाँ पे HCF ऑफ दिस इज 1 एंड q इज नॉट इक्वल टू 0।
अब इसको q को इधर शिफ्ट कर दें तो p इज इक्वल टू √3q हो गया, दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर हो गया। इसका मतलब क्या है, अगर 3 इंटू समथिंग लिखा है p स्क्वायर, मतलब p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, तो ये p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। हमने ये भी देखा है, एक थ्योरम की थी इसके पहले, कि अगर p स्क्वायर डिविजिबल बाय 3 है तो p भी डिविजिबल बाय 3 होगा। तो p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, देन p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। और अगर p डिविजिबल बाय 3 होगा, इसका मतलब p को 3 इंटू समथिंग लिख सकते हैं, तो इसको हम 3 इंटू k लिख सकते हैं, वेयर k कैन बी एनी नंबर। अब p इज इक्वल टू 3k, ये हम अगर यहां पे पुट कर दें तो ये हो जाएगा 3k का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे p की जगह 3k का स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 9k स्क्वायर हो जाएगा, 9k स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। यहाँ पे इस 3 से इस 9 को 3 टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं, मतलब q स्क्वायर इज इक्वल टू 3k स्क्वायर हो गया। अब इसका भी तो मतलब यही होगा कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, और q स्क्वायर अगर डिविजिबल होता है 3 से तो q भी डिविजिबल होगा। सो देयरफॉर q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, और अगर q स्क्वायर डिविजिबल है तो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब p और q दोनों ही 3 से डिविजिबल हैं। पहले हमने p के लिए प्रूव किया, फिर q के लिए प्रूव किया कि ये भी डिविजिबल बाय 3 है। ये कॉन्ट्रडिक्शन किसका आया, HCF ऑफ p एंड q इज 1, इसके लिए कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। तो विच इज ए कॉन्ट्रडिक्शन टू अवर assumption दैट HCF ऑफ p एंड q इज 1। इसका मतलब हमने जो सपोज किया है वो रॉन्ग है। सपोज क्या किया, हमने ये सपोज किया था कि √3 इज ए रैशनल नंबर, ये रॉन्ग है, ये रैशनल नहीं हो सकता, इसका मतलब वो इरेशनल होगा। सो देयरफॉर √3 इज एन इरेशनल नंबर। इस तरह से हम √3 को भी प्रूव कर सकते हैं, और बिल्कुल सेम तरीका होगा √5 के लिए। तो लेट अस कम टू दैट आल्सो। ये देखिए, आप इसको बड़ी तेजी से समझ सकते हैं, सब स्टेप्स बिल्कुल वैसी की वैसी है कि √5 इरेशनल सपोज कर, अगर अपने को प्रूव करना है तो हम सपोज करेंगे कि दिस इज नॉट इरेशनल। अगर नॉट इरेशनल तो ये रैशनल हो जाएगा, रैशनल है तो p बाई क्यू के फॉर्म का होगा। इसको मल्टीप्लाई किया तो p इज इक्वल टू √5q हो गया, इसको स्क्वायर किया तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर हो गया। लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि p स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, तो p स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो p भी डिविजिबल होगा, और अगर p डिविजिबल है तो ये 5 से, देन p कैन बी रिटन एज 5k। और ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख देंगे तो 5k का स्क्वायर मतलब 25k स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। वापस इस 5 से 25 कैंसिल होगा 5 टाइम, देयरफॉर q स्क्वायर इज इक्वल टू 5k। इसका मतलब q स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, और यहाँ से हमने थ्योरम की थी देयरफॉर q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो q भी डिविजिबल बाय 5 है और p भी डिविजिबल बाय 5 है। इसका मतलब ये HCF ऑफ p एंड q इज 1, इसके लिए कॉन्ट्रडिक्शन है, एंड देयरफॉर दिस विल बी इरेशनल। तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे √2 का, वैसे √3 का, वैसे √5 का, अगर आप √7 को भी प्रूव करना चाहते हैं, यू कैन प्रूव इट लाइक दिस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके पास में आते हैं, प्रूव दैट, अब यहाँ पे ये रैशनल है और ये इरेशनल है, इसको हमको प्रूव करना है कि ये इरेशनल होगा। इसका प्रूफ भी हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से कर सकते हैं। कैसे, देखिए, हम सपोज करेंगे तो प्रूफ, let
5 minus root 3 is a rational number. हम उल्टा चलेंगे, है ना। अगर ये रैशनल है तो 5 माइनस रूट 3 विल बी इक्वल टू P अपॉन Q, और उसमें सब वही चीज़ें हैं, P इज इंटीजर, Q is integer, and HCF of P and Q is 1 and Q is not equal to 0. So therefore इसको इधर ले लें तो 5 माइनस P अपॉन Q इज इक्वल टू रूट 3, और यहाँ से ये Q एलसीएम ले लिया तो 5Q माइनस P इज इक्वल टू रूट 3। अब देखिए यहाँ पे P और Q इंटीजर्स हैं, है ना। तो अगर P इंटीजर है, Q इंटीजर है, तो 5 इंटू Q ये भी इंटीजर होगा। ये P तो इंटीजर है, इंटीजर माइनस इंटीजर दिस इज ऑल्सो इंटीजर, और इंटीजर अपॉन इंटीजर, क्योंकि Q भी इंटीजर है तो इंटीजर अपॉन इंटीजर दिस इज रैशनल नंबर। ये हम लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो ये रैशनल है और रूट 3 इरेशनल है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ये रैशनल आ रहा है और ये इरेशनल आ रहा है, सो दिस विल बी ए contradiction. This means our assumption is wrong, means 5 minus root 3 is a rational number. This is wrong, and therefore this will be an irrational number. तो ये चीज इस तरह से here we can write LHS is rational null and RHS is irrational. This is a contradiction. Therefore, our assumption is wrong. Therefore, 5 minus root 3 is an irrational number. ठीक है, तो इस तरह से हम मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से इसको प्रूव कर सकते हैं। एक चीज और है, उससे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। हमने देखा था कि इरेशनल नंबर्स दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। रूट 3 की वैल्यू, ये सेकंड मेथड है, रूट 3 ये होता है 1.73205 एंड सो ऑन। 5 डेसिमल्स तक तो मेरे को याद है इसलिए मैंने लिख दिया, लेकिन ये दीज आर गोइंग अप टू इन्फिनिटी। अगर इसके साथ में इसको 5 में से हम अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 माइनस रूट 3, तो दिस विल ऑल्सो बी नॉन टर्मिनेटिंग and non repeating। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग है। इवन अगर आप 5 प्लस रूट 3 लोगे तो 5 प्लस रूट 3 क्या हो जाएगा, 5 प्लस 1.73205 एंड सो ऑन। तो ये हो जाएगा 6.73205 एंड सो ऑन। दिस इज ऑल्सो गोइंग अप टू इन्फिनिटी। तो जब इन्फिनिटी तक जा रहा है तो वो इरेशनल नंबर होगा। तो
इसका यूज करके भी हम प्रूव कर सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, देयरफॉर दिस विल बी एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इस तरह से प्रूव किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ें। अगला, शो दैट दिस इज एन इरेशनल नंबर। अब देखिए सेकेंड वाली मेथड से तो डायरेक्ट हो सकता है, √2 मतलब 1.4142 and so on, this is going up to infinity when this is multiplied by 3. So this will also be non-terminating and non-repeating, therefore this will be an irrational number. लेकिन अगर इसको method of contradiction से करना हो तब हम suppose करेंगे proof प्रोसीजर बिल्कुल वैसी होगी जैसे पिछली वाली हमने की है। let 3 into √2 is a rational number. Rational number. अगर ये रैशनल नंबर है तो 3√2 will be equal to P upon Q. Then √2 will be equal to P upon 3Q. अब 3 is इंटीजर, Q is इंटीजर, तो ये भी इंटीजर हो जाएगा। ये P तो इंटीजर है ही, therefore right hand side will be rational number and LHS ये irrational है क्योंकि √2 इरेशनल होता है और राइट हैंड साइड वो रैशनल है। सो दिस इज ए कॉन्ट्रडिक्शन, देयरफॉर आवर assumption is wrong. Our assumption means this 3√2 not √3. 3√2 is a rational number. This is wrong and therefore 3√2 will be an irrational number. इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए ये थ्योरम समझने के लिए हम एक अगर छोटा सा एग्जांपल लें कि हमारे पास में अगर कोई नंबर हो 1.5, ये 0.5 हटा के इसमें नीचे 10 आ जाता है, तो जो भी नंबर्स p/q के फॉर्म में होंगे वो ऐसे ही अगर 1.25 लें, है ना, ये पॉइंट गया और यहाँ पे 100 आ जाएगा। अब देखिए ये 10 के फैक्टर्स ये 2 into 5 हो सकते हैं, 100 के फैक्टर्स 2 into 2 into 5 into 5 हो सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करें तो आप ये देखोगे कि रैशनल नंबर्स जितने भी होते हैं उसमें अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स केवल 2 की कुछ पावर और 5 की कुछ पावर अगर दी हुई होगी या डिनोमिनेटर में केवल 2 और 5 फैक्टर्स के अंदर हों तो वो रैशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे ये थ्योरम देखिए, लेट x बी ए रैशनल नंबर whose decimal expansion terminates। अब ये भी है क्योंकि ये दोनों जो एग्जांपल्स लिए थे हमने वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के लिए थे। तो अगर ये टर्मिनेट होते हैं देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर कोप्राइम्स मतलब उनका HCF 1 होगा एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q is of the form 2 to the power n into 5 to the power m, where n and m can be any non-negative integers. तो अगर यहाँ पे ये रैशनल नंबर है और अगर उसको p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो q के फैक्टर्स मतलब डिनोमिनेटर के फैक्टर्स केवल ये हो सकते हैं। और इसका उल्टा भी होगा, उल्टा
ये नेक्स्ट थ्योरम के अंदर है कि लेट x इज इक्वल टू p बाई क्यू बी ए रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज इन द फॉर्म दिस। तो अब उल्टे के अंदर क्या कि अगर प्राइम फैक्टराइजेशन q का केवल 2 की पावर और 5 की पावर हो, देन x हैज डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स। तो अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो तो डिनोमिनेटर इस फॉर्म में होगा। उसका कॉन्वर्स क्या होगा कि अगर q का फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में हो 2 और 5 की पावर्स के अंदर, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो ये एक दूसरे का कॉन्ट्रडिक्शन है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो q कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power something into 5 to the power something, और अगर डिनोमिनेटर कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ये दोनों कॉन्ट्रडिक्शन हैं एक दूसरे के। और अब अगली थ्योरम ये है, let p upon q be a rational number such that prime factorization of q is not of the form। तो उसमें तो हमने ये लिया था कि अगर इस फॉर्म में हो तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो तो q कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर ये इस फॉर्म में नहीं हो, अब जब नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, वेयर दीज आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, देन x कैन बी ए डेसिमल एक्सपेंशन विच इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये उसके लिए है कि अगर q इस फॉर्म में नहीं हो तब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले फॉर्म में होगा। मतलब अगर हमने q के फैक्टर्स किए, q मतलब डिनोमिनेटर के फैक्टर्स किए, और 2 और 5 के अलावा अगर मान लो 3 आ गया, इसका मतलब उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। तो 2 हो तो टर्मिनेटिंग, 3 हो तो नॉन टर्मिनेटिंग, 4 हो तो 4 को तो 2 into 2 लिख सकते हैं, फिर से टर्मिनेटिंग, फिर 5 हो तो भी टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन 6 जहां लिया तो 6 को 2 into 3 लिख सकते हैं, और जहां नीचे डिनोमिनेटर में 3 आया, आपने खुद ही ने देखा है कि 1/3 मतलब 0.3333 हो जाएगा, 2/3 होगा तो 0.6666 ऐसे हो जाएगा, है ना। तो जहां पे भी 3 आया तो ऐसा हो जाएगा। तो 6 के अंदर 2 into 3 है, तो 3 जहां डिनोमिनेटर में आ गया तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अब 6 के बाद अगर 7 आया तो ये भी 2 और 5 के अलावा है, तो 7 आया, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। 8 हो उसको 2 into 2 into 2 लिख सकते हैं, तो सिर्फ 2 ही है फैक्टर। 9 हो, यहाँ पे वापस से 2 बार 3 into 3 लिख सकते हैं, सो दिस विल बी नॉन टर्मिनेटिंग, ओके, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। 10 होगा तो 2 into 5 हो ही गया, ठीक है। तो ये थ्योरम बोलती है कि अगर डेसिमल एक्सपेंड अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स ये नहीं हो तब नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। नाउ कम टू नेक्स्ट। Without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. Write down the decimal expansion of the terminating decimals also. तो पहली चीज तो ये, यहाँ पे आपको करना क्या है, जहाँ पे भी डिनोमिनेटर के, अब जैसे देखिए यहाँ पे ये 8
ये तो 2 इंटू 2 इंटू 2 है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, है ना। इधर भी अगर हम फैक्टराइज करके देखें 3125, तो 3125 को हम यहाँ पे करके देखते हैं। 3125 इसके अगर फैक्टर्स बनाएं तो सबसे पहले 5 से डिवाइड कर सकते हैं 6 टाइम, फिर 12 बचा तो 2 टाइम्स, फिर 2 बचा 25 तो ये 5 टाइम्स, फिर ये 5 हो जाएगा तो 25, फिर 5 से गया तो फिर 5 हो गया, मतलब दिस इज 5 टू द पावर 5। तो इसके जो डेसिमल इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 5 टू द पावर 5 आ रहा है, तो केवल 5 है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। इसको भी हम अगर करके देखें 455 455, इसको 5 से डिवाइड किया तो 9 टाइम्स और फिर 1 टाइम, फिर अब इसको 7 से हम वो कर सकते हैं 7 1 टाइम और फिर 3 टाइम, तो यहाँ पे 3 भी आ रहा है और 13 भी आ रहा है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा, दिस इज नॉट। ऐसे ही इसको भी आप फैक्टराइज करके देख लो, तो जिसके अंदर फैक्टर्स केवल 2 या 5 आ रहे हैं तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस होंगे, तो यू कैन ट्राई दीज। अब जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये 7 का क्यूब है, ये 7 इंटू 7 इंटू 7 है, तो दिस इज नॉट। यहाँ पे 2 की पावर 3 5 की पावर 2, तो ये तो होगा ही। यहाँ पे 2 5 और 7 भी आ गया तो ये नहीं होगा। इसमें 3 और 5 होगा तो ये भी नहीं होगा, है ना। इसके अंदर हो जाएगा क्योंकि 2 और 5 ही आने वाले हैं, एंड देन दिस विल बी 7 इंटू 30, तो ये नहीं होगा। अब यहाँ पे जिसके भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ रहे हैं, आपको डिवाइड करके और उसका आंसर भी लिखना है क्योंकि यहाँ पे ये दिया हुआ है। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल आल्सो, तो आपको वो निकालने हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली जस्ट डिनोमिनेटर देख के और निकाले जा सकते। अब देखिए यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique integer q and r satisfying this. जैसे आप एग्जाम्पल से देखें, अगर हमारे पास में 11 और 2 ये दो नंबर्स हैं, हम 11 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स ये 10 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास में 1 आ गया। तो हमारे पास में दो नंबर्स 5 और 1 इस तरह के आ सकते हैं कि 11 को हम 2 इंटू 5, ये 2 इंटू 5 और रिमाइंडर बचा 1, तो इस तरह से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे a क्या है? a ये है 11, b क्या है? ये है 2 और q इज 5, तो ये q जो है ये 5 है और रिमाइंडर ये 1 है, ठीक है। तो सो लेट अस स्टेट यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर।
स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। तो यहाँ पे टू ऑब्टेन द HCF, अब देखिए ये HCF निकालने के लिए यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है। HCF of two positive integers, say C and D, with C greater than D, follow the steps below। आपने HCF के लिए डिवीजन मेथड देखी है, ये और कुछ नहीं है, ये एक्चुअली देखा जाए तो वो डिवीजन मेथड ही है। इसको लिखने का तरीका इस तरह से होगा। अब इसमें पहले अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लीमा टू C एंड D, और C और D के अंदर अगर हम वो निकालेंगे, ये मेथड लगाएंगे, तो C कैन बी रिटन एज DQ प्लस R। C को D से डिवाइड कर दो, कोशेंट जो आएगा वो Q होगा और जो रिमाइंडर आएगा वो R आ जाएगा। अब अगर ये R, देखिए यहाँ पे अगर इसकी जगह 10 दिया हुआ होता, 10 दिया होता तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाता, और अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो डिवीजन प्रोसेस स्टॉप हो गई। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हमको वो प्रोसेस वापस से कंटिन्यू करनी पड़ती है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है सेकंड स्टेप, इफ R इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे 10 दिया हुआ होता, इधर 0 आ जाता तो 2 HCF हो जाता 10 और 2 का। और अगर ये नहीं आया तब क्या करना पड़ता है कि अगर यहाँ पे 1 बचा तो 1 से डिवाइड करेंगे 2 को। अब ये हो जाएगा 2 टाइम्स, सो दिस इज 2 अगेन, अभी गॉट दिस इज 0। जब 0 आ गया इसका मतलब 1 HCF होगा 11 और 2 का। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो ये बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है वो 1 ही होगा, है ना। ये HCF निकालने का तरीका है। तो अगर R इज इक्वल टू 0 तो D हो गया HCF ऑफ C एंड D, और अगर R 0 नहीं है तो हमको फिर से वो प्रोसेस अप्लाई करनी पड़ेगी। देन कंटिन्यूड द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। जब तक ये 0 ना आ जाए तब तक उस प्रोसेस को कंटिन्यूस अपने को रखना पड़ेगा, है ना। अब इस प्रोसेस से हम HCF निकाल सकते हैं, लेकिन वो जितनी स्टेप्स, जितनी बार डिवाइड करेंगे, जब तक 0 नहीं आएगा, हो सकता है वो 5-7 स्टेप के बाद में 0 आए, तो वो सब स्टेप्स हमको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर लिखनी होगी। हम इसका एक क्वेश्चन करके देख सकते हैं। अब देखिए ये वाली जो ये एग्जाम्पल है आपका, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ दिस टू। अब ये काफी बड़े नंबर हैं। अब इनको अगर हम 1, 2, 5, 7, 6 को सबसे पहले इससे डिवाइड करेंगे, तो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे, ये देखिए ये इससे ग्रेटर है ना, तो इसको इससे डिवाइड किया। जब इसको इससे डिवाइड किया तो दिस 1, 2, 5, 7, 6 कैन बी रिटन एज 4052। ये कितनी बार डिवाइड होगा, ये 3 टाइम्स डिवाइड होगा और रिमाइंडर 420 आ जाएगा। ठीक है। अब ये जो रिमाइंडर आया, अब वापस से इससे हम डिवाइड करेंगे ये, तो सिंस द रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये वापस से यही लीमा इसके अंदर और 4052 के अंदर वापस से हम अप्लाई करेंगे। तो ये 4052 को 420 से डिवाइड करेंगे, 9 बार ये डिवाइड होगा, 9 टाइम्स होगा, और रिमाइंडर आ जाएगा 272।
मतलब फिर से ज़ीरो नहीं आया। तो जब ये ज़ीरो नहीं आया इसका मतलब फिर से वो पूरी प्रोसेस कंटिन्यू हो जाएगी किसके किसके बीच में, 420 और 272 के बीच में। मतलब 420 को वापस से हम 272 से डिवाइड करेंगे, एक बार डिवाइड होगा, एक बार डिवाइड हुआ और रिमाइंडर बच गया ये 148। ये फिर से ज़ीरो नहीं है। जब ये ज़ीरो नहीं है तो अब ये वापस से अप्लाई होगा 148 और 272 के बीच में। अब 272 को डिवाइड करेंगे 148 से तो वन टाइम हम डिवाइड कर सकते हैं और रिमाइंडर 124 आ गया। फिर से ये ज़ीरो नहीं है तो 124 और 148 के बीच में फिर से वही प्रोसेस अप्लाई होगी। मतलब 148 को हम डिवाइड करेंगे 124 से तो एक बार फिर से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ रिमाइंडर 124 आ जाएगा, नो 24 आएगा। दिस विल बी 24, दिस इज नॉट प्रिंटेड प्रॉपरली, इट इज 24। अब 24 और 124 में फिर से प्रोसेस अप्लाई की। 124 को 24 से जब हम वो डिवाइड करेंगे तो दिस विल बी 124 को 24 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में रिमाइंडर आएगा 4। 24 इंटू 5 दिस इज 120 एंड प्लस 4 तो 4 बचा। इस 4 अब ये भी ज़ीरो नहीं है और 24 पे वापस से प्रोसेस अप्लाई होगी तो 124 को 4 से डिवाइड किया 6 टाइम, अब यहाँ पे ये ज़ीरो आ गया। मतलब यहाँ पे डिवीजन प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी और डिवीजन प्रोसेस स्टॉप हुई, इसका मतलब ये लास्ट जिससे डिवाइड किया था ये HCF हो जाएगा इन दोनों नंबर्स का। सो देयरफॉर 4 is HCF of 24 and this mean this is HCF of इसके पहले वाला 124 और 24 और इसका मतलब ये 148 और 124 के बीच में, इसका मतलब 272 और 148 के बीच में, इसका मतलब इन दोनों के बीच में। दिस मीन्स अल्टीमेटली दिस विल कम दैट दिस इज द HCF बिटवीन दिस। तो ये प्रोसेस है पूरा, इससे इस तरह से डिवाइड करके आप चाहें तो अलग से रफ में डिवाइड कर लें और उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर डिवीजन वाली प्रोसेस हम देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस ये आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर भी पूछे जाते हैं। तो शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ फॉर्म या तो 2q या अगर ऑड होगा तो 2q प्लस 1। इस फॉर्म के अंदर हर पॉजिटिव इवन इंटीजर 2q के फॉर्म में और ऑड इंटीजर 2q प्लस 1 के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, ये हमें शो करना है। तो सबसे पहले यूक्लिड्स डिवीजन लीमा से a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर ये होता है। यहाँ पे हम अगर b इज इक्वल टू 2 ले लें अगर b की वैल्यू 2 हुई तो a कैन बी रिटन एज a विल बी इक्वल टू 2q और प्लस r हो जाएगा। लेकिन लेकिन जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा 0 और इस डिवाइजर के बीच में आता है। 0 हो सकता है लेकिन 2 से छोटा होना चाहिए। मतलब ये वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है और 1 हो सकती है, क्योंकि 2 से छोटा बस यही है 1। तो अगर हम इसको 0 ले लेंगे, अगर इसको 0 ले लिया तो a इज इक्वल टू 2q हो गया, ये 2q हो गया।
और अगर इसको 1 ले लिया तो ये 2q प्लस 1 हो जाएगा. सो हियर फॉर सम इंटीजर q ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल टू 0 हो सकता है और r इज इक्वल टू 1 हो सकता है. अगर r इज इक्वल टू 0 लिया तो a इज ऑफ फॉर्म 2q और 2q मतलब 2 से डिविजिबल है तो वो इवन नंबर होगा. देन a is even integer. Also a positive integer can be either even or odd. तो यहाँ पे दूसरा वाला जो है अगर 1 लेते हैं तो ये 2q प्लस 1 हो जाएगा. मीन्स ऑड नंबर विल बी इन द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1. ओके, चलिए आगे देखें. अगला, show that any positive odd integer is of form 4q plus 1 or 4q plus 3. तो या तो odd positive integer को या तो हम 4q plus 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर 4q plus 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं. अब सबसे पहले यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लीमा से a कैन बी रिटन एज bq प्लस r. अब यहाँ पे अगर हम b को 4 ले लें, जब b को 4 लिया तो r क्या क्या हो सकता है, ये 4 से तो छोटा होगा, मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है. अगर ये देखिए अगर 0 हुआ तो 4q प्लस 0 हो जाएगा, अगर 1 हुआ तो 4q प्लस 1 हो गया, अगर 2 लिया तो 4q प्लस 2 होगा और या फिर 4q प्लस 3 हो सकता है. सिर्फ यही हो सकते हैं. लेकिन इसके अंदर अब ये 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं. तो जब 2 से डिविजिबल है मतलब ये तो इवन हो गया. तो ऑड कौन सा होगा, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3. तो दिस कैन बी रिटन आइदर इन द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 और इट कैन बी रिटन एज 4q प्लस 3. और अगर इवन होगा तो सिंस a इज ऑड, a कैनॉट बी इन द फॉर्म ऑफ दिस टू, तो वो क्या क्या लिख सकते हैं, 4q प्लस 1 लिख सकते हैं या फिर 4q प्लस 3 लिख सकते हैं. So this type of question can be proved like this. Then come to next.